be the spokesperson for India, that is Bharat. Trump commands the skies over the Strait of Hormuz, dropping massive bunker bursters, igniting massive explosions below. अभी आपने एक एआई वीडियो देख लिया होगा जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक फाइटर जेट के अंदर बैठे हैं और वो कहीं एक बॉम्बिंग करके आ रहे हैं। अब हालांकि एक्चुअली में तो डोनाल्ड ट्रंप ये बॉम्बिंग करके नहीं आएंगे, बट यूएस की जो मिलिट्री है वो ये कंफर्म कर रही है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास जितनी भी ईरानियन मिसाइल साइट्स हैं, जिससे कि वो जो भी शिप या फिर ऑयल टैंकर पास ऑन करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, उस पे अटैक करते हैं, उन मिसाइल साइट्स को यूएस की मिलिट्री ने बंकर बस्टर बॉम्ब से डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड देन इसके बाद में जैसा हमेशा होता है, जब भी कोई ऐसी न्यूज बाहर निकल के आती है तो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो या इंडियन मीडिया हो, उस न्यूज को कवर करने में लग जाती है। जैसा आप देख सकते हो, यूएस मिलिट्री सेज हिट ईरानियन मिसाइल साइट्स नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विद बंकर बस्टर बॉम्ब्स। और इसकी पुष्टि यूएस के सेंट्रल कमांड ने भी की, जहां पे उन्होंने कहा कि हमने एक ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया है जिसमें हमने 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया, जिससे कि जो ईरानियन एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स हैं, जिनकी वजह से हमेशा यह खतरा बना रहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो भी शिप वेसल्स, ऑयल टैंकर्स पास ऑन कर रहे हैं, क्या वो पास ऑन कर पाएंगे कि ये नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये पूरी एक पिक्चर नहीं है और ये तो होना ही था। क्यों नहीं होना है? जिस तरीके से ट्रंप बार बार फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो मीट नहीं हो पा रहे, बार बार सीनेट ब्रीफिंग्स में उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे जस्टिफाई करूं अपने एक्शंस को। क्या कांग्रेस, ये जो वॉर चल रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से ये वॉर है, पूरी दुनिया के हिसाब से भी वॉर है, लेकिन जब तक कांग्रेस ये डिक्लेयर नहीं कर देता ये वॉर है, तो जो पैसे की जरूरत अब धीरे धीरे पेंटागन को पड़ रही है, क्या वो रिक्वायरमेंट होगी नहीं होगी? और हर तरफ से उन्हें फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। तो ये चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ, अब यही ऐसा स्टेप होने वाला है, लेकिन इतना जल्दी दैट डिपेंड्स अपॉन यूएस सेंट्रल कमांड और किस तरीके से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन सोचता है। लेकिन जब मैं बंकर बस्टर बॉम्ब्स की बात करता हूं तो आपको यह पता होना चाहिए कि इनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है $2,88,000। हाँ, लेकिन ये बहुत कम पावरफुल है एज कंपेयर टू जो जून के अंदर यूएस के द्वारा B2 बॉम्बर्स भेज के जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स भेजे गए थे, जिसमें टारगेट थी ईरानियन की न्यूक्लियर साइट्स, वो तो 30,000 पाउंड बॉम्ब्स थे। मतलब अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो ये 1/6 है उन बॉम्ब्स के, उन बंकर बस्टर बॉम्ब्स के जो जून के टाइम पे यूटिलाइज या फिर इस्तेमाल किए गए थे यूएस मिलिट्री के द्वारा, जिसमें B2 बॉम्बर्स ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया। देखो, बंकर बस्टर बॉम्ब्स तभी इस्तेमाल किए जाते हैं जब आपको उन टारगेट्स के ऊपर अटैक करना हो जिनकी सतह या तो बहुत कठोर हो, बहुत हार्ड हो, या फिर वो जमीन के नीचे बहुत गहरे हो, और तभी हमें बंकर बस्टर बॉम्ब्स चाहिए, बिकॉज वो पेनिट्रेट कर पाते हैं उस कठोर सतह को भी, और जो भी साइट्स हैं जो कि जमीन के बहुत गहरे है और बहुत अंदर है, उनको डिस्ट्रॉय कर पाए। इसीलिए हम बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। और आप सभी को याद होगा कि जब ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करने की बात आ रही थी, तो इजराइल के पास में वो कैपेबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है वो कैपेबिलिटी? वो बार बार वहां जाके अटैक कर रहे थे, जिससे कि हो सकता है आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर को वो कमजोर कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें। बट व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रॉइंग ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स, चाहे वो फोर्डो हो, नातान्ज हो, जो कि आपको देखने को मिलता है कि बहुत ही ज्यादा गहरी है विद इन द सरफेस, तो उसके लिए आपको बंकर बस्टर बॉम्ब्स की जरूरत पड़ती है, जो उस टाइम पे भी इस्तेमाल हुए और अभी भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास जो ईरानियन मिसाइल साइट्स थी उनका इस्तेमाल हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले, कल जो दोनों वीडियोस में आपने बहुत प्यार दिखाया, मतलब मैं देख रहा था वीडियोस, आपने बहुत लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है, तो प्लीज अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ऑल्सो 50,000 से भी ज्यादा हाई पॉइंट्स थे, मतलब बहुत कम ऐसे वीडियोस होते हैं जहां पे मेरे को इतने हाई पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर, मतलब आई मस्ट से लाइक, आप सभी को धन्यवाद जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं। होपफुली जो भी आप डिजर्व करते हैं मेरी तरफ से मैं वो आपको दूं, और मैं लगातार इस पे काम करता रहूंगा, और आप अपने इनपुट्स डालते जाइए। जो भी आपके इनपुट्स हैं वीडियोस को लेके, शॉर्ट्स को लेके, प्लीज डालिएगा, क्योंकि अभी 1-2 दिन, थोड़े दिन मैं बिजी होने वाला हूं, बिकॉज मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी रहेंगी, थोड़ी मैराथन भी रहेंगी, तो हो सकता है वीडियोस थोड़ा लेट आए या फिर ऊपर नीचे आए, शॉर्ट शायद ना आ पाए, तो उस चीज के लिए मुझे माफ कीजिएगा, मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूं। अब बात यहां कहते हैं ना कि होना ही था, मतलब हुआ ये कि ट्रंप ने पहले, मतलब ट्रंप एक उस बॉयफ्रेंड की तरह हो चुके थे ना, कि पहले उन्होंने क्या किया, अपने एलाइज को या नेशंस को रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ, मेरी लाइफ में आ जाओ, मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाना है, मेरी लाइफ नहीं तो तुम्हारे बिना खुलेगी नहीं, आई विल नॉट बी ओपन माई हार्ट आउट। अब उसके बाद में जब एक्स ने मना कर दिया, तो ये फिर धमकी देने लग गए, मैं आपको वार्न करता हूं, तेरा बहुत बड़ा बैड फ्यूचर होगा, तो देख नहीं सकती है क्या क्या फ्यूचर करूंगा मैं तेरा। फिर उसके बाद में जब ऐसा भी नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, जैसा नॉर्मली करते भी हैं। तो फिर नेटो को भी पता चल गया, और जो इन सबको था कि यार ये तो टॉक्सिक आदमी है, ठीक है, जिस तरीके से लोगों को काफी बार पता चल जाता है। तो जब इसे पता चला कि ये टॉक्सिक आदमी है, तो इन सब ने बोला कि भैया हमारी वॉर ही नहीं है ना, तो हाँ आपने हमसे कंसल्ट किया था ना, आपने हमसे बात की थी, तो हम आए ही क्यों। और फिर ये ज्यादा और फ्रस्ट्रेटेड हो गए, और उसी फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने साफ साफ एक स्टेटमेंट भी दे दिया कि ये जो नेटो कर रहा है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये अनफेयर है टू द यूएस, और अब जो है ये एक बहुत बड़ी फुलिश मिस्टेक है। मैं एक बार के लिए छोटी सी क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पे उन्होंने कहा कि ये तो एक बहुत ही ज्यादा फुलिश मिस्टेक है। So I think NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test because we don't need them, but they should have been there. अब आपने इस वीडियो को जरूर देख लिया होगा,
बट मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। ट्रम्प ने ये कहा कि मैं तो सिर्फ़ इतना चाह रहा था अपने अलाइज़ से, नेटो अलाइज़ से कि वो माइन स्वीपर्स भेज दें बिकॉज़ जिस तरीके से क्लेम बाहर निकल के आते हैं कि ईरान ने माइन्स बिछा रखी हैं और अगर आप ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन करके वेसल्स और ऑयल टैंकर्स को पास नहीं कराओगे, तो शायद ये माइन्स एक्सप्लोड हो सकती हैं एंड देन चाहे से वो शिप वेसल्स हों या ऑयल टैंकर्स हों, वो डैमेज किए जा सकते हैं। और उन्होंने कहा ये तो कोई बहुत बड़ी डील होनी भी नहीं चाहिए थी। लेकिन ये अनफेयर है कि उन्होंने ऐसा भी नहीं किया और उन्होंने टारगेट किया ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर को। उन्होंने कहा कि यूके के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे जब तक कीर स्टारमर नहीं थे, लेकिन कीर स्टारमर के आने के बाद में मेरे अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं और मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँ इन लोगों से। यहाँ तक उन्होंने मैक्रोन को भी नहीं छोड़ा। जब रिपोर्टर ने ये पूछा कि जो मैक्रोन है वो साफ-साफ ये कह रहे हैं कि जो आप एक टास्क फोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे नेशन एक साथ आएँगे, एक संगठन, एक समूह बनाएँगे जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन किया जाएगा, तो आपका क्या मानना है? तो ट्रम्प ने कहा हू? ट्रम्प ये पूछते हैं कौन मैक्रोन? अब मुझे बताइए ये पूछ रहे हैं और ये इनका तरीका है स्ट्रैटेजिकली खेलना, साइकोलॉजिकली खेलना। क्या इनको सुनाई नहीं देता होगा? क्या क्योंकि कई बार ये रिस्पॉन्ड करने से पहले भी ये सोचते होंगे कि क्या बोलूँ? किस तरीके से बोलूँ कि मैं ह्यूमिलिएट कर दूँ किसी को डिसरिस्पेक्ट कर दूँ? तो उन्होंने बोला रिपोर्टर ने बोला मैक्रोन ऑफ फ्रांस। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत जल्दी ऑफिस से बाहर निकल जाएँगे और ऐसा ही 2-3 महीने पहले भी बोला था, 4-5 महीने भी पहले बोला था। हालाँकि फ्रांस के अंदर सिचुएशन ऐसी भी है क्योंकि बार-बार प्राइम मिनिस्टर चेंज होते जा रहे हैं, तो इट इज़ डिफिकल्ट बट ये कहते हुए पहले भी आए हैं। तो अब ट्रम्प क्या-क्या डिसाइड करेंगे मुझे समझ में नहीं आता। फ्रांस के इलेक्शन भी डिसाइड करेंगे, ईरान में किसकी रिजीम आएगी वो भी डिसाइड करेंगे। सब कुछ यही जानते हैं और पता नहीं क्या-क्या जानते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। और दूसरा ये हो रहा है ना धीरे-धीरे जैसा ट्रैकिंग डेटा निकल के आ रहा है, तो डोनाल्ड ट्रम्प की फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी क्योंकि अराउंड अब 90 शिप्स ऐसी हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास कर चुकी हैं, जो ईरान की निगरानी में भी रखी जा रही हैं या ईरान की निगरानी के साथ या ईरान के कोऑर्डिनेशन के साथ में इन वेसल्स को पास ऑन कराया जा रहा है और जो भी ये तो साफ-साफ कह ही चुके हैं कि अगर कोई भी एग्रेसर यानी यूएस और इज़राइल का कोई अलाइज़ है, तो हम इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। और यहाँ तक यूरोपियन अलाइज़ और नेटो अलाइज़ जो हैं, उनको भी कह दिया था कि अगर आपको सही में चाहिए कि यहाँ से आपके वेसल्स गुजरें, तो आप ऐसा कीजिए जो इज़राइल और अमेरिकन एम्बेसडर्स हैं, उनको आप एक्सपेल कर दीजिए, उनको आप अपने देश से भगा दीजिए, देन उसके बाद में हम अलाउ कर देंगे। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ अब ईरान कर रहा है और ईरान प्रेशराइज़ करे ना करे क्यों ना करे। जिस तरीके से आप प्रेशराइज़ कर रहे थे, अब ईरान का पास में अगर मौका है तो ईरान भी प्रेशराइज़ करेगा। अब आगे जाने से पहले कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने कहा था कि जो नेशनल काउंटर टेररिज्म के चीफ हैं, जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो किस तरीके से उन्होंने ये कहा कि मतलब मैं इस वॉर को सपोर्ट नहीं करता, ये मेरी वैल्यूज़ के खिलाफ है और ये इज़राइल के प्रेशर में और जो इज़राइल की पावरफुल अमेरिकन लॉबी है उसके प्रेशर में ये ईरान वॉर की गई है। उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प का क्या कमेंट आया है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो अनअकैडमी का पहले ऑफर था, कल तक वो ऑफर लिमिटेड था जिसमें आप 16,999 में हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते थे। लेकिन अब आज 18 तारीख है जिसमें आप 17,999 में ले सकते हो, फिर 19 मार्च है जिसमें 18,999, फिर 20 से 21 में 19,999 हो जाएगा। हर दिन ₹1000 बढ़ेंगे। तो अगर कोई भी आपके घर में भाई-बहन जो भी कोई तैयारी करना चाहता है, प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लीजिए, जाके देखिए अनअकैडमी आपको अच्छी लगती है तो आप जॉइन कीजिए, नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ योर मनी, इट इज़ योर करियर, इट इज़ योर ड्रीम, इट इज़ अप टू यू कि आपको क्या करना है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। अब जब इनसे पूछा गया, तब इन्होंने कहा कि जब पूछा कि जो कैन ने रेज़िग्नेशन दे दिया है जिस तरीके से यूएस ने ईरान के अगेंस्ट जो मिलिट्री एक्शन लिया है, तो इन्होंने कहा कि वो तो हमेशा से वीक ही थे सिक्योरिटी में, बहुत कमज़ोर थे, बहुत कमज़ोर थे। मैं उनको इतनी अच्छे से जानता नहीं था बट मुझे लगता है शायद वो एक नाइस गाय होंगे। बट जब मैंने इनका स्टेटमेंट पढ़ा, इनका रेज़िग्नेशन पढ़ा, तो मेरे को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि वो बाहर निकल चुके हैं बिकॉज़ ही सेड ईरान वाज़ नॉट अ थ्रेट। अब पहली चीज़ तो आपने भी बोला कि ईरान के ऊपर अटैक करने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है? अब मुझे कई बार ये रिपोर्टर्स पे भी बहुत ऐसा होता है कि रिपोर्टर्स को हर एक चीज़ पढ़नी चाहिए, हर एक स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए सो दैट दे कैन काउंटर हिम वेल। अब जब ये खुद कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू अटैक ईरान, इन्होंने कल ही कहा और मैंने आपको दिखाया भी। फिर ये कहते हैं इट इज़ आउट ऑफ हैबिट। तो एक बात ये मुझे बताइए कि एक तो ऐसा इंडिविजुअल जो नेशनल काउंटर टेररिज्म का चीफ है, किसने अपॉइंट किया होगा? शायद आपके एडमिनिस्ट्रेशन में ही बातचीत हुई होगी क्योंकि टॉप चीफ बैठा है। आपने ही अटेम्प्ट किया होगा तो अगर वीक इतना ही था सिक्योरिटी में, तो आपने पहले बिठाया क्यों? और दूसरा, अगर ऐसा ही है, जब आप ये कहते हो कि ईरान वाज़ नॉट अ थ्रेट, जब आप खुद कह रहे हो कि ये अच्छी चीज़ नहीं है और एट लीस्ट आपके लिए तो नहीं है, राइट? आपके लिए तो बिल्कुल भी थ्रेट नहीं था क्योंकि आपके सेनेटर्स ये कह रहे हैं कि ईरान के पास में ऐसी कोई ताकत ही नहीं है कि वो यूएस के ऊपर अटैक कर सके, राइट? तो ये साफ-साफ यही दर्शाती है ना कि इज़राइल की जो लॉबी है या इज़राइल के प्रेशर की वजह से ये चीज़ें हुई होंगी। अब उसके पीछे क्या इंटेंशन है, ऑब्वियस सी बात है जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं या जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वही ज़्यादा डिसाइड कर सकता है। हम उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते। बट अगेन काउंटर करने के लिए ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं रिपोर्टर्स के पास में, लेकिन शायद इनके पास टाइम नहीं होता है, उतने सवाल नहीं पूछ सकते हैं और वो स्विच ऑन कर जाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बोला। लेकिन मैं आपको एक खास बात बताऊँ कि जनवरी 2024 का इंटरव्यू है उन्हीं जो कैंट का, उन्होंने साफ-साफ ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि आपको लग रहा होगा कि हम एक बार जाके उनके ऊपर अटैक कर देंगे, इट विल बी शॉक एंड ऑ, ईरान एकदम चकमगा जाएगा कि ये क्या हो गया? लेकिन दे आर इरानियंस और वो दोबारा रिटेलिएट करेंगे और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है। और ऐसा जनवरी 2024 का एक कार्लसन शो करके आता है, उसके ऊपर उन्होंने ये सारे कमेंट्स दिए भी थे। मतलब जनवरी 2024 में ये इसके बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन बात ये है ना कि डोनाल्ड ट्रम्प को ये लगता है कि उनको कोई भी सेक्टर दे दो, कोई भी डिपार्टमेंट दे दो, नोबडी नोज़ बेटर देन हिम।
और ऐसी कोई रील वायरल हुई थी, एक बार मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ एंड देन उसके बाद में बात करते हैं कि शायद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या फिर जो ईरानियन विल है या जो ईरानियन रिजीम है, उसके बारे में उतना नहीं जानते थे। अगर शायद वो उतना जानते तो शायद इस नौबत में वो नहीं आते। हैव अ लुक एट दिस क्लिप, देन मैं बात करूँगा कि क्यों बहुत बड़े चैलेंजेस हैं अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलना चाहते हो तो। Nobody knows this stuff better than me. Nobody knows more about taxes than I do and income than I do. Nobody knows more about construction than I do. Nobody knows more about campaign finance than I do. I know more about drones than anybody. Nobody knows much more about technology, this type of technology, certainly, than I do. अब आपने ये वीडियो जरूर देख लिया होगा, बहुत फनी वीडियो था। अब देखिए मेरी बात ये समझिए कि क्या चैलेंजेस हैं और बहुत बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स मतलब फ्रेंच नेवी रिटायर्ड के लोग जो हैं या फिर बहुत अलग-अलग जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है ईरान को सपोर्ट कर रही है उनकी ज्योग्राफी, ठीक है? अब जब आप बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात करते हैं तो मैंने पहले भी एक शॉट बनाया था कि किस तरीके से ज़ैग्रोस, एल्ब्रोस माउंटेन्स हैं, देन डेज़र्ट है, डेज़र्ट वाला रीजन्स हैं, वहाँ पे कितनी-कितनी प्रॉब्लम आती है। तो एक तो वो भी सपोर्ट करता है जिससे बूट्स ऑन द ग्राउंड लाना बहुत मुश्किल है। बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की एक खास बात समझिए आप। ये बहुत ही सकड़ी, बहुत ही नैरो पैसेज है जहाँ से शिप्स वेसल निकलती हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब कोई भी नेवी एक साथ जाएगी, मान लीजिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये एक साथ बहुत सारी वॉरशिप्स भेजेंगे यहाँ पे, तो क्या सारी वॉरशिप एक साथ इस सकड़े पैसेज से निकल सकती है? और मान लीजिए ये वहां पहुंच भी गई, तो क्या वो फ्रीली मूव कर सकती है? तो जब उनका फ्री मूवमेंट ही नहीं है, तो आप इजीली टारगेट बनेंगे। और दूसरा, क्या ईरान के पास में कुछ भी नहीं है हाथ में? ईरान जब ये बोलता है हमने माइंस बिछा रखी हैं, हमारे पास में एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स हैं और हम आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो दूसरा रीजन तो ये हो गया। और तीसरा, जिस तरीके से इतनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, क्या वो सेफ फील करेंगे कि हम अपनी शिप्स को वहां भेजें? और नहीं भेजेंगे तो भी कॉस्ट बढ़ रही है, भेजेंगे तो पूरी तरीके से शिपिंग इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी, मतलब जो भी शिप्स हैं वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो इन सारी चीजों की वजह से ये चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से आप इसको रीओपन नहीं कर पाते। तो जब तक वॉर ये जो रुक नहीं जाती या सीज़फायर नहीं हो जाता, हॉर्मुज़ खुलेगा, इसके चांसेस बिल्कुल कम लगते हैं। अब यही है, ईरान ने ऐसी कंडीशन रख दी है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपने ऐसी कंडीशन रख दी है जो ईरान एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब इसका अंत कब होगा वो तो आने वाला टाइम बताएगा कि कब ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। लेकिन कुछ अल्टरनेटिव जरूर निकल के आए थे। अल्टरनेटिव्स में ये था कि ये कहा गया कि क्यों ना हम सऊदी अरेबिया से, जो ये सऊदी अरेबिया है, राइट, सऊदी अरेबिया से हम एक पाइपलाइन बना लें, यूएई से एक पाइपलाइन बना लें, जहां से हम जो है ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। और इसीलिए जो ईरान है उन्होंने आपका जो फुजायरा टर्मिनल पोर्ट है उसको टारगेट किया था, जिससे कि आप अगर ऑयल प्रोड्यूस करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो ना कर पाएं। अगर जब ऑयल ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, गैस ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो आप पाइपलाइन में क्या भेजेंगे? और सेम ये अल्टरनेटिव डिसाइड तो किए जा रहे हैं जिससे दूसरा रूट लिया जा सके। बट अब ये कितने फीजिबल हैं, कितने इकोनॉमिकल हैं, वो तो टाइम बताएगा। बट हाँ, कितनी देर तक आप ऐसा कर पाएंगे वो भी तो है ना। बहुत सारी चीजें फिर अलग हो जाती हैं, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, आपको फिर इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, एक अलग तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है, आप उसको ध्यान रखना पड़ता है। लॉन्ग टर्म का ये सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसीलिए बार-बार ये सवाल उठते हैं कि जो यूएस नेवी है वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल होके भी सिक्योर नहीं कर पा रही एक 21 माइल गैप यानी 33 किलोमीटर सकड़ी पैसेज को, जो कि है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और एक वीडियो है जो कि एक्स पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। जो चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं वो भी हैं, और उसके अलावा आपको ब्यूटीफुली आप एक वीडियो में देख पाएंगे कि क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कॉन्कर करना और दोबारा से रीओपन करना इतना मुश्किल है, जिसमें ईरान की ज्योग्राफी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। Why is the United States having a hard time protecting the Strait of Hormuz? At first glance, the answer seems simple. The U.S. Navy maintains one of the most powerful fleets in the world, but the geography of this narrow waterway changes the equation. The Strait of Hormuz is only about 21 miles wide at its narrowest point, with just 2 shipping lanes, each roughly 2 miles across. Yet nearly 20% of the world's oil supply moves through this corridor every day. That means even small disruptions can have global economic consequences. Iran has spent decades preparing for exactly this scenario. Instead of relying on large warships, it built a strategy around asymmetric warfare, fast attack boats, coastal anti-ship missiles, naval mines, and armed drones. Intelligence estimates suggest Iran possesses thousands of naval mines and dozens of mobile missile batteries positioned along the coastline and nearby islands. During periods of tension, Iranian forces have repeatedly conducted swarm exercises, launching dozens of small boats simultaneously. At the same time, shore-based missile systems can target vessels moving through the narrow shipping lanes. For the United States, the challenge is scale and proximity. Warships can patrol the strait, but they cannot be everywhere at once. Clearing mines, intercepting missiles, and monitoring hundreds of small vessels at the same time is a complex task even for a modern navy, which raises a strategic reality. In the Strait of Hormuz, controlling the water is not the same as controlling the threat, and that could shape the next phase of any future conflict in the region. और यही चीज रे डालियो ने भी कही।
अब फाइनल बैटल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लेके, जिसके ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कंट्रोल होगा, वही डिसाइड करेगा यूएस ईरान वॉर कौन जीतेगा। बट इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं गिडियन सार, उन्होंने ये कह दिया है कि हम तो ऑलरेडी ईरान के साथ में वॉर जीत चुके हैं। और फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि मेरे गोल्स अभी तक नहीं अनमेट हुए हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ आप कह रहे हो कि आप वॉर जीत चुके हो और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि मेरे जो गोल्स थे वो अचीव नहीं हुए। फॉर एग्जांपल, मैं बोलता हूं कि मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं और मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज को जीत चुका हूं, तो आप क्या पूछेंगे? सर आपने एग्जाम पास कर लिया क्या? क्या आपकी रैंक लग गई क्या? ऑब्वियस सी बात है, इट मेक्स कॉमन सेंस। तो ये कहते हैं कि हम वॉर तो जीत चुके हैं ईरान के साथ में, लेकिन हमारे गोल पूरे नहीं हुए हैं। अब मैं इसको क्या समझूं? मैं इसमें क्या बात करूं और क्या इसके ऊपर, मतलब कई बार, मतलब समटाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स डू दे गिव, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अब इन्होंने कहा कि हमारा मकसद इतना था कि हम ईरान को कमजोर कर सकें जिससे वो इजराइल के ऊपर अटैक ना करें, और जिस कारण मैंने बात भी कही थी कि इजराइल जो है ईरान को अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है, ईरान बोलता है कि इजराइल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए इनकी दुश्मनी बनी हुई है। और ऐसा नहीं है, पहले इनके साथ में फ्रेंडशिप भी थी। उसके ऊपर कभी वीडियो लाना होगा तो मैं लेके आऊंगा, कभी बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन बात यह है कि कमजोर तो हो चुकी है ईरान जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कमजोर नहीं हुई है, लेकिन क्या वो हार चुके हैं? उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि अगर हम जीते भी नहीं वॉर तो आपको भी नहीं जीतने देंगे। लेकिन ये साफ-साफ ये कहते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन इनसाइड ईरान क्रिएट करना चाहते हैं जहां पे लोग ही गवर्नमेंट के खिलाफ हों। और मैंने कल भी ये बात कही थी कि जब तक लोग खिलाफ नहीं होंगे रिजीम के, ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो ही नहीं सकती। और वो जो अगर बेस्ट मौका कोई था तो तब था जब अयतुल्ला अली खमीनी थे और ईरान की इकोनॉमिक सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। और इन्होंने साफ-साफ एडमिट किया है, सार एडमिटेड दैट ओनली द पीपल ऑफ ईरान कैन रिमूव देयर गवर्नमेंट एंड राइट नाउ सच अ चेंज डज नॉट सीम लाइकली। और ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। तो अब आप मीडिया के सामने यही बोलेंगे कि वी हैव वॉन द वॉर। आपने कमजोर कर दिया होगा ईरान को, बट वॉर जीतना, आई डोंट एग्री विद इट। मैं इस जो स्टेटमेंट है उसके साथ में मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर, and always remember one thing: live in such a way that universe will be proud of you. Jai Hind, Jai Bharat.